आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्पार्क क्लासेस में। और जो लेक्चर सीरीज़ मेरे द्वारा चलाई जा रही है, आज उसमें मैं एक नया सब्जेक्ट जोड़ रहा हूँ जो है उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तराखंड के विषय में हम अध्ययन करेंगे आज से। और 3 दिन उत्तराखंड और 3 दिन हिंदी का हमारा जो सेशन है वो चलेगा। 3 वीडियोज़ उत्तराखंड की आएंगी, उसके बाद हम हिंदी की तरफ चलेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप सी का सिलेबस कुछ इस तरह का है जिसमें उत्तराखंड और हिंदी का वेटेज ज़्यादा है। आप अदर सब्जेक्ट के से अगर तुलना करें तो उत्तराखंड लगभग 40 नंबर की आती है और हिंदी लगभग 20 नंबर की आती है। तो ये सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूकेएसएससी के एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए। तो इसीलिए हिंदी और उत्तराखंड मेरे द्वारा कंटिन्यूस यहाँ पर चलाई जाएगी अब। और इसके बाद हिंदी खत्म होने के बाद हम बीच बीच में मैं और सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी लेकर के आऊँगा, लेकिन मेन फोकस अभी हिंदी और उत्तराखंड में रहेगा। जितना जल्दी हो इन 2 सब्जेक्ट्स का हम अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ उत्तराखंड का अध्ययन आप कुछ ऐसे करेंगे कि आप अपने स्टेट के साथ जुड़ें, आप उसके साथ एक कनेक्शन स्टेबलाइज करें। कुछ ऐसे हमने इसका अध्ययन करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप अपने दिमाग में जो है उत्तराखंड का बर्डन लेके चल रहे हैं कि इतने नदी नाले गाड़ गदेरे, अक्सर यही होता है कि पर्वत पहाड़ कैसे तैयार करेंगे। नहीं, आप जो है बेसिकली ये समझ के चलिए कि आपने अपने स्टेट के बारे में, आपने अपने राज्य के बारे में जानकारी ग्रहण करनी है। और जब आप जानकारी के उद्देश्य से किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो वो आपको रोचक लगेगी तो आप ज़रूर उसमें से बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से तैयार उसमें से आप कर लेंगे, क्योंकि अपना स्टेट है। हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी अपनी मातृभाषा है, उत्तराखंड हमारा राज्य है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप जो है उत्तराखंड के विषय में अध्ययन करें या पढ़ने की सोचें तो आपके दिमाग में एक बर्डन हो जाता है पुस्तकों का कि कौन सी किताब से पढ़ें। परीक्षा वाणी, यशवंत कटोच, अजय रावत, पता नहीं आप देखेंगे कितनी सारी आपके पास जो है किताबें इस समय उपलब्ध हो जाती हैं जो आपको कहीं ना कहीं जो है भ्रमित करने का एक काम करती हैं। तो मेरा अभी ये है कहने का मतलब आपसे कि आप जो है रिसोर्सेज को थोड़ा सा मिनिमाइज करिए। ये नहीं कि आप जो है बहुत सारे रिसोर्सेज की तरफ चल रहे हैं और आपने रिसोर्सेज तो मैक्सिमाइज कर लिए और इन्फॉर्मेशन मिनिमाइज हो गई, तो इसका कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी बुक्स को आपने जमा नहीं करना है। खासकर उत्तराखंड के मामले में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, किसी बच्चे ने अगर तैयारी कर ली है तो वो तो अलग बुक्स की तरफ जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैं कहूँगा कि आपको जो बुक इनमें से बेहतरीन लगती है आप केवल एक बुक को पकड़ें, ठीक है। और अगर सारी नॉलेज के लिए अगर आप देखें तो परीक्षा वाणी बेस्ट है इस समय। अगर आप स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं तो परीक्षा वाणी बेहतर है, क्योंकि उसमें फैक्ट के साथ साथ थोड़ा बहुत आपका उसमें कॉन्सेप्ट भी समझाए गए हैं। अजय रावत कटोच की तरफ आप चलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बुक्स हैं और फैक्ट की इनमें बहुत ज़्यादा भरमार है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसी से पढ़ें, मैं एक प्रेफर आपको कर सकता हूं कि आप जो है हाँ उत्तराखंड के लिए आप परीक्षा वाणी की तरफ जा सकते हैं। बाकी अजय रावत, यशवंत कटोच, ये सारी बुक्स का सिर्फ और सिर्फ अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बर्डन अपने दिमाग में बना के चलेंगे। बस होगा क्या कि आपके सोर्सेज मैक्सिमाइज हो जाएंगे, नॉलेज जो है मिनिमाइज हो जाएगी। तो मैं बार बार यही एक बात मैंने पहले भी कही है कि 10 बुक्स को एक बार पढ़ने से उतना फायदा नहीं होता है जितना आप एक बुक्स को 10 बार पढ़ करके फायदा ले सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप बेसिक्स के साथ चलेंगे। ये नहीं कि अभी जो मैं आपके उत्तराखंड की सीरीज शुरू कर रहा हूं इसमें ये नहीं होगा कि हम कोई एक टॉपिक उठा के जो है आगे कंटिन्यू कर देंगे उस टॉपिक से पढ़ना, नहीं। बेसिक्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे। शुरुआती उत्तराखंड के जो लेक्चर्स रहेंगे सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन का रहेगा। उसके बाद हम जिलेवार सीरीज में चलेंगे, जिलेवार अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए फिलहाल हम लेक्चर की तरफ अपने चलते हैं, ठीक है। ये बातें आपकी आगे भी होती रहेंगी कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे अपनी रणनीति बनानी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं उत्तराखंड हमारा अपना ही जो है स्टेट है, राज्य है, ठीक। अगर हम इसकी स्थापना के विषय में चलें तो स्थापना आप सभी को पता होगा 9 नवंबर 2000 को हमारे राज्य की जो है वो स्थापना की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये देश का 27वां राज्य था, ठीक है। ये बहुत बेसिक्स इंफॉर्मेशन है। अब किसी ने पढ़ी होंगी तो उन्हें लगेगा कि क्या ये तो किताबों में है, लेकिन आपने जो है जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको जो है बहुत ज़रूरी है इन बेसिक्स के साथ चलना, ठीक है। और दूसरा, अगर हम पर्वतीय राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड जो है पर्वतीय राज्य में कौन सा राज्य था? 11वां जो है वो हिमालयी राज्य था, 11वां पर्वतीय राज्य था, ठीक है। चलिए
आगे की बातें करते हैं। अगर हम स्थापना से ही जुड़ी कुछ बातें और देख लें, देखिए इसी के साथ आपकी जो है कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ से बन जाते हैं। देखिए जब भी कोई राज्य बनता है तो कहाँ से बनता है, अगर हम देखें तो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर देखें तो किसी भी नए राज्य का गठन, उसके नाम में परिवर्तन, इस सब का अधिकार किसको है, संसद को है। संसद जो है किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है, उसकी सीमा में बदलाव कर सकती है। ठीक है, तो यहीं से कुछ क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। देखिए चलिए, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि उत्तराखंड का जो विधेयक है, उत्तराखंड विधेयक लोकसभा से कब पारित हुआ और राज्यसभा से कब पारित हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इसमें कब हुए। फिर विधेयक, हस्ताक्षर, ये पॉलिटी की बातें हैं। आप उत्तराखंड के रेस्पेक्ट्स में ये कुछ डेटें आप इसमें याद रखेंगे। 1 अगस्त सन 2000 को क्या हुआ था, हमारा उत्तराखंड राज्य का जो विधेयक था ये कहाँ से पारित हुआ था, लोकसभा से। 10 अगस्त 2000 को ये पारित हुआ था कहाँ से, राज्यसभा से। और उसके बाद 28 अगस्त 2000 को इस पर किसके हस्ताक्षर हो गए थे, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए थे। ठीक है, मैं अभी डीप में कुछ भी नहीं डीप में जा रहा हूं, मैं सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपने जब भी आप उत्तराखंड स्टार्ट करें तो इन बेसिक्स से आप जरूर आगे, इन्हीं बेसिक्स से आप जो है कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए अब यहां से कभी कभार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने हस्ताक्षर करे, तो राष्ट्रपति का नाम था KR नारायण। ठीक है, और यह हमारे देश के पहले दलित राष्ट्रपति भी थे। कुछ फैक्ट आपके यहां से जुड़ते जाएंगे आपके साथ। ठीक है, और अगर उस समय हमारे देश में अगर सरकार पूछी जाए किसकी थी, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक संघ, मतलब NDA की, उस समय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस उस समय था, NDA की सरकार थी। और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय क्या थे, हमारे क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो ये कुछ बातें हैं। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बन जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इन फैक्ट से भी बन जाएंगे, तो आप रटेंगे तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा समझते हुए चलें। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, 1 अगस्त, 10 अगस्त, 28 अगस्त, किन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, तो KR नारायण, और हमारे देश के वो क्या थे, पहले दलित राष्ट्रपति भी थे। उसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे। साथ ही साथ उत्तराखंड का गठन किस राज्य से अलग करके किया गया था, तो उस समय किया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके किसका गठन किया गया था, आपका उत्तराखंड का गठन हुआ था। ठीक है, तो चलिए ये कुछ कॉमन सी बातें हो गई। अच्छा, कभी कभार क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड भी आ जाता है कि जैसे अगर हम देखें कि 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ, तो इसी समय जो है 2 और नए राज्यों का भारत में जो है गठन किया गया था इसी समय। चलिए वो डेट भी हम देख लेते हैं, कभी कभार आपका अदर GK में पूछा जाता है। तो 1 नवंबर 2000 उत्तराखंड के साथ बने अन्य जो राज्य थे वो कौन से थे, तो 1 नवंबर 2000 को अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, किससे अलग होकर के, मध्य प्रदेश से अलग करके। और अगर हम 15 नवंबर 2000 को देखें तो झारखंड की स्थापना हुई थी बिहार राज्य से अलग होकर के। ठीक है, तो कभी कभार पूछ देता है कि निम्नलिखित राज्यों का क्रम बताइए, तो पहले छत्तीसगढ़ फिर उत्तराखंड, इन तीनों में अगर हम देखें, पहले छत्तीसगढ़ फिर उत्तराखंड और उसके बाद आपका क्या था, झारखंड स्थापित हुआ था। ठीक है, 27वां राज्य, 11वां पर्वतीय राज्य, ये सारे बहुत बेसिक से फैक्ट हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब राजधानी की बात करें तो ठीक है, देहरादून आपको पता ही है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो गैरसैंण, 2 अभी इस समय राजधानियां हैं। और हाईकोर्ट की बात करें तो नैनीताल, और देश का जो है 20वां हाईकोर्ट है नैनीताल। ठीक, तो अच्छा अब मैं बात करता हूं उत्तराखंड के कुछ नामों की। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें उत्तराखंड का इससे पूर्व का नाम क्या था, उत्तरांचल। क्या था, उत्तरांचल। अच्छा, उत्तरांचल से उत्तराखंड कब किया गया, तो इसकी तारीख है आपका 1 जनवरी सन 2007। 1 जनवरी 2007 को क्या किया गया, उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से बदलकर क्या कर दिया गया था, उत्तराखंड कर दिया था। अब थोड़ा सा प्राचीन की तरफ हम चलते हैं, उत्तराखंड के जितने भी हमारे नाम हैं इसके प्राचीनतम इतिहास की तरफ हम चलते हैं। एक चीज कभी कभार ये भी पूछ देते हैं कि उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या हैं, तो हमारे प्राचीन इतिहास के अगर हम स्रोत देखें प्राचीन नामों के, तो हमारे पौराणिक ग्रंथ जो हैं वो इसके क्या हैं, स्रोत माने जाते हैं, आद्य इतिहास के या प्राचीन जो उत्तराखंड का इतिहास है उसके। चलिए इतनी बातें हो गई, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, एक अंडरस्टैंडिंग बना रहे होंगे। ठीक है, अपने स्टेट के साथ, अपने स्टेट को समझने का आप प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, फिर से मैं यही कहूँगा,
बर्डन दिमाग में ना लें कि इतनी चीज़ें कैसे याद होंगी, ठीक है। बहुत इजी है, सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस जो आपका विषयवार अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको उतना कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत सारी बुक्स के पीछे भी आप भागना बंद कर दोगे अगर आप एक मेथड अगर पढ़ने की पकड़ लेते हैं तो, ठीक है। तो अगर प्राचीनता की बात करें तो उत्तराखंड के उल्लेखों में देखो, सबसे पहला उल्लेख अगर मिलता है तो वो मिलता है ऋग्वेद में। क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है आपका ऋग्वेद में। नई बातें अभी हमने कर ली हैं थोड़ी बहुत। गठन कब हुआ, उत्तरांचल नाम से गठन हुआ, उत्तराखंड कब बना, किस लोकसभा से कब पारित हुआ, राज्यसभा से कब पारित हुआ, राष्ट्रपति के कब हस्ताक्षर हुए, इन चीज़ों का भी हम अध्ययन कर चुके हैं। बस हम थोड़ा सा उसके पौराणिक जो ग्रंथों में इसके बारे में लिखा गया है हमारे प्रदेश के बारे में, उसको देख लेते हैं। बस हल्का हल्का भी देखना है, बाकी जब हम इतिहास पढ़ेंगे उत्तराखंड का तब तो हमने डीप में फिर और देखना ही देखना है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे प्राचीन उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया, तो वो किया गया था ऋग्वेद में। अब फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में इसे क्या कहा गया, तो ऋग्वेद में इसे कहा गया देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि। ऋग्वेद में इसे क्या कहा गया, देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि। तो दो चीजें हैं, सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में क्या कहा गया, देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि। उसके बाद अगर हम आते हैं, ऋग्वेद का ही एक ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का एक भाग है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। जब आप वैदिक साहित्य पढ़ेंगे तो वैदिक साहित्य में वैदिक साहित्य के या वैदिक इतिहास के स्रोत क्या हैं, ग्रंथ आपके जो वेद हैं, उपवेद हैं, और इन्हीं के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसके बाद पुराण हैं, ये सब आपके क्या हैं, वैदिक साहित्य के स्रोत आते हैं। इन्हीं वैदिक साहित्य के स्रोतों में उत्तराखंड का भी उनमें कुछ आपके ग्रंथों में जिक्र है। सबसे पहला किस वेद में, ऋग्वेद में उल्लेख मिला। ऋग्वेद के ही ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इसको नाम दिया गया उत्तर कुरु। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में हमने उत्तराखंड को किस नाम से जाना, उत्तर कुरु के नाम से जाना, ठीक है। तो ऋग्वेद में एक तो पहला उल्लेख देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि। साथ ही साथ आपका ये प्रश्न आता है कि ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को क्या नाम दिया गया है, तो आप क्या कहेंगे, क्या नाम दिया गया, उत्तर कुरु नाम हमको दिया गया था, ठीक है। अच्छा चलिए अब आते हैं पुराणों में। कौन सा पुराण उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख करता है, तो स्कंद पुराण में उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख है, ठीक है। स्कंद पुराण उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख करता है। अब स्कंद पुराण में या पुराणों में इसको किस नाम से जाना गया है, तो इसको नाम दिया गया उत्तरखंड, इसको नाम दिया गया उत्तरखंड, ब्रह्मपुर, उत्तरखंड ब्रह्मपुर, या एक और नाम इसको दिया गया है खसदेश। किसमें, पुराणों में। पुराणों में सबसे ज्यादा जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है, आपका स्कंद पुराण में, ठीक है। उत्तराखंड के जितने भी नाम हैं, जितने भी विभिन्न विभिन्न नामों से हम इसे जान सकते हैं, आज वो हम जानेंगे, ठीक है। देवभूमि मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है ऋग्वेद में, सबसे प्राचीन। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा गया है, उत्तर कुरु। उसके बाद पुराणों में आते हैं तो स्कंद पुराण में पूरे उत्तराखंड को क्या कहा गया, उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश कहा गया है, ठीक है। अब अगर हम स्कंद पुराण में देखें तो एक विशिष्ट बात हमें स्कंद पुराण में देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास गढ़वाल और कुमाऊं दो मंडल हैं, वैसे ही स्कंद पुराण में गढ़वाल और कुमाऊं का अलग अलग नामों से उल्लेख मिलता है। ये बहुत विचित्र बात है, ठीक है। गढ़वाल और कुमाऊं का अलग अलग नामों से क्या मिलता है, हमें उल्लेख देखने को मिलता है। आपसे पूछेंगे गढ़वाल का उल्लेख किस नाम से मिलता है, तो आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा केदारखंड के नाम से। गढ़वाल का उल्लेख किस नाम से, केदारखंड के नाम से। कुमाऊं का उल्लेख किस नाम से, तो ये आपका मिलता है मानस खंड के नाम से। कुमाऊं का उल्लेख किस नाम से, मानस खंड के नाम से, ठीक है। अगेन मैं कहूंगा, देखिए उत्तराखंड फैक्ट का भंडार है। आप फैक्ट को चाहेंगे कि रटें, बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा समझते हुए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए, थोड़ा सा चीज़ों को रोचक बनाते हुए आप पढ़ें तो आपको 50% सरलता आपको हो जाएगी, ठीक है। फिर से, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है,
हिस्ट्री पॉलिटी तो थोड़ा ऐसा है कि कभी कभार ऐसा लगता है कि इंटरेस्टिंग सा लगने लगता है, लेकिन उत्तराखंड जो है लंबे समय तक आप पढ़ेंगे तो बोरिंग जरूर हो जाता है, ठीक है, इतना मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी आपकी तैयारी है, आपने तैयारी करनी है, तो आपने कुछ अपने ऐसे तरीके बनाने होंगे जिससे आप जो है चीज़ों को आसानी से कैप्चर कर सकें, ठीक है। और उसके लिए आवश्यक होती है एक मेथड, ठीक। तो जितनी बातें अभी हम सीख रहे हैं इसको आप ज़रूर नोट करेंगे, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, ठीक। आगे आने वाले समय में जब आप प्राचीन उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। ऑथेंटिकेट बुक्स पढ़ने से पहले आपको थोड़ी बहुत जानकारी अपने से होनी चाहिए। सीधे ही आप कोई ऑथेंटिकेट बुक्स पकड़ेंगे तो वो आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगी, ठीक है। तो गढ़वाल में क्या कहा गया है, केदारखंड। गढ़वाल को, कुमाऊं को क्या कहा गया है, मानसखंड। इस पूरे संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया, उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश कहा गया। अच्छा, हरिद्वार से हिमालय तक का जो क्षेत्र, अब इसमें कभी कभार पूछा जाता है कि केदारखंड जो है कहाँ से कहाँ तक आपका माना गया है स्कंद पुराण में। तो हरिद्वार से कहाँ तक, हिमालय तक का जो क्षेत्र है, हरिद्वार का जो बेल्ट आती है वहां से हिमालय तक का जो क्षेत्र है, ये आपका किसके तहत आता था उस समय, स्कंद पुराण में उसका उल्लेख केदारखंड के नाम से मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप नंदा देवी जो पर्वत श्रृंखला उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी से कालगिरी पर्वत तक, यहां तक की आप रेंज देखेंगे तो इसको कुमाऊं उस समय माना गया था, ठीक है। इसका उल्लेख गढ़वाल और कुमाऊं के इस मानसखंड कहां से कहां तक सीमाएं देखेंगे तो आप नंदागिरी पर्वत से कालगिरी पर्वत तक। केदारखंड की सीमाएं कहां से कहां तक उसमें बताई गई, हरिद्वार से लेकर के आपका हिमालय तक जो है वो केदारखंड की आपका जो है सीमाएं इसमें बताई गई थी। तो ये चीजें जरूर नोट करें। अब हम अगले नामों की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला जो उल्लेख उत्तराखंड का मिलता है वो है आपका बौद्ध ग्रंथों में या बौद्ध साहित्य में या पाली भाषा में, ठीक है। अगर हम देखें कि बौद्ध साहित्य में कौन सा बौद्ध साहित्य, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, सिर्फ अगर हम देखेंगे बौद्ध साहित्य में या पाली भाषा में, तो इसका उल्लेख मिलता है हिमवंत के नाम से। किसके नाम से, हिमवंत के नाम से हमें इसका उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा अब आगे की ओर चलते हैं जहां पर महाजनपद काल आपका जो है समाप्त होता है और मौर्य वंश की स्थापना होती है। और मौर्य वंश की स्थापना के समय सम्राट अशोक के द्वारा देहरादून के कालसी नामक स्थान पर एक अभिलेख स्थापित किया गया, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जब बौद्ध धर्म आया उसके बाद महाजनपदों का युग समाप्त होता है और मगध साम्राज्य का जो है शासन स्थापित होता है। उसमें मौर्य वंश जब आता है तो उसमें सम्राट अशोक का जिक्र आपने सुना ही होगा, सम्राट अशोक के बारे में। तो सम्राट अशोक ने जो है देहरादून के कालसी नामक स्थान पर, सम्राट अशोक ने देहरादून के कालसी नामक स्थान पर एक अभिलेख स्थापित किया था, ठीक है। और इस अभिलेख में उत्तराखंड के इस क्षेत्र को नाम दिया गया था अपरांत। इस अभिलेख का हम डिस्कशन आगे करेंगे देहरादून का जब जिला हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कभी कभार कि अशोक के शिलालेख में या कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो अपरांत शब्द का यहां पर उन्होंने इसके लिए प्रयोग किया, ठीक है, उत्तराखंड के लिए, ठीक है। उत्तराखंड के इस क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या करा था, अपरांत शब्द का यहां पर उन्होंने प्रयोग किया था। अगला अगर हम नाम देखें तो उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी यात्री थे। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री रहे, ठीक है। नालंदा जो विश्वविद्यालय था, ठीक है, हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग भारत आए। इतिहास की बातें हैं, ह्वेनसांग भारत कब आए, हर्षवर्धन के काल में। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने 7 वर्ष तक अध्यापन का कार्य भी किया, वहां पर इन्होंने पढ़ाया भी, वहीं से शिक्षा भी ग्रहण करी और वहां पर 7 वर्ष तक इन्होंने पठन पाठन का कार्य भी वहां पर इन्होंने किया। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सी क्यू की, उनकी पुस्तक का नाम कभी कभी पूछा जाता है सी क्यू की, चाइनीज भाषा में है सी क्यू की। इसमें अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड को इन्होंने क्या नाम दिया, तो तब उन्होंने उत्तराखंड को नाम दिया था पोली हीमोपोलो। क्या नाम दिया था, पोली हीमोपोलो। बर्फ का घर भी इसे हम कह सकते हैं, चाइनीज भाषा जो है इसको बर्फ का घर, या कहीं कहीं पर आप इसको ब्रह्मपुर भी आप लिखा हुआ देखते हैं, ठीक है। तो पोली हीमोपोलो किसके द्वारा नाम दिया गया, ह्वेनसांग के द्वारा। ह्वेनसांग कौन थे, प्रसिद्ध चीनी यात्री थे जो किसके काल में आए थे, हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम क्या था, सी क्यू की। इसमें
हरिद्वार सॉरी उत्तराखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है? पोली हिमोपोलो के नाम से मिलता है। साथ ही साथ आगे जब हम देखेंगे तो इसी पुस्तक में हिंसवांग ने हरिद्वार को भी मोहिलो कहा, गंगा को भी उन्होंने नाम दिया महाभद्रा, ऋषिकेश को उन्होंने नाम दिया वीरभद्र, ठीक है, और काशीपुर को उन्होंने गौविषाण कहा। ये सारी चीजें हम धीरे धीरे आपके सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये देखेंगे उत्तराखंड के आपने जितने नाम अभी देखे हैं उन सबको आपने नोट करते हुए चलना है, ठीक है। बेसिक आपका है सामान्य परिचय हम उत्तराखंड का देख रहे हैं। उत्तराखंड की स्थापना से संबंधित डेट्स मैंने बता दिए। चलिए एक बार फटाफट से नाम एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहला नाम ऋग्वेद में सबसे प्राचीन उल्लेख किस नाम से मिलता है? आपका देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि। उसके बाद ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या नाम कहा गया है? उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है। उसके बाद हम चले आपका स्कंद पुराण में उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश, इन नामों से इसको जो है संबोधित किया गया है। और उसमें कुमाऊं और गढ़वाल दोनों को अलग अलग नामों से जो है आपका संबोधित किया गया है। अगर मैं कुमाऊं की बात करूं तो उसे मानसखंड कहा गया। कहां से कहां तक का क्षेत्र? आपका नंदागिरी से आपका कालगिरी पर्वत तक का क्षेत्र उन्होंने क्या कहा? मानसखंड का। इधर की ओर आ जाए गढ़वाल को उन्होंने कहा केदारखंड। और उसी केदारखंड का जब हम क्षेत्र विस्तार देखेंगे तो कहां से कहां तक? हिमालय से आपका हरिद्वार से हिमालय का जो क्षेत्र है उसको क्या कह दिया? केदारखंड उन्होंने कह दिया। बौद्ध ग्रंथों की अगर हम बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? हिमवंत कहा गया। उसके बाद हम कालसी अभिलेख में आ जाते हैं सम्राट अशोक के, तो उसमें क्या नाम दिया गया? अपरांत। इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? अपरांत नाम दिया गया। फिर हम मध्यकालीन भारत में आ जाएं तो मध्यकालीन भारत में जो है हिंसवांग जो चीनी यात्री थे वो जब भारत आए तो उन्होंने अपनी पुस्तक में इस उत्तराखंड के लिए, हमारे प्रदेश के लिए क्या शब्द यूज किया? पोली हिमोपोलो, यह नाम उन्होंने दिया था। तो उत्तराखंड के इतने नाम तो आपको कम से कम जो है बिल्कुल आप मस्तिष्क में बिठा लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे भी आपके आते रहेंगे, बहुत सारे लोगों ने और भी अन्य नाम दिए होंगे, वो भी आपके आते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, थोड़ा सा हम अपने प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को समझ लेते हैं, ठीक है। हमने जो है नामों को समझ लिया, इसके निर्माण को देख लिया। अब हम अपने इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को समझ लेते हैं कि देश के सापेक्ष अगर हम देखें तो भौगोलिक स्थिति क्या है हमारे, और बाकी अक्षांश और देशांतरी विस्तार भी हम थोड़ा समझ लेंगे और इसकी सीमाएं भी हम देख लेंगे कि सीमाएं हमारी कहाँ कहाँ से लगती हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात, अगर हम उत्तराखंड के आकार की बात करें तो उत्तराखंड का आकार आपका कैसा है? आयताकार है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से मैप बना लेंगे, मैप प्रॉपर नहीं भी बनेगा तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें हमारे देश के सापेक्ष अगर हम उत्तराखंड की स्थिति देखें तो कहीं यहाँ पर है। अगर मैं इसे भारत समझूं, इसको भारत को मैं डिवाइड करूं आपका ईस्ट एंड वेस्ट में, तो उत्तराखंड की स्थिति कहीं यहाँ पर है। तो देश के सापेक्ष अगर स्थिति पूछी जाएगी तो आपको क्या लग रहा है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। तो आपका क्या है? किस देश के सापेक्ष अगर हमारी स्थिति देखेंगे तो हम क्या कहेंगे? उत्तर पूर्वी। क्या है? उत्तर पूर्वी। किसके सापेक्ष? देश के सापेक्ष, ठीक है। इसके अलावा अगर हम हिमालय के सापेक्ष देखेंगे तो वो थोड़ा सा समझने का आपका रहता है। ज़्यादा जो हिमालय का जो हमारा उत्तराखंड है वो मध्य हिमालय में आता है ज़्यादा हिस्सा, ठीक है। और पश्चिम हिमालय का जो है ये पोर्शन हमारा आ जाता है उत्तराखंड में। तो ये बात जो है वो आप जब हिमालय के साथ उत्तराखंड का अध्ययन करेंगे तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल आप देश के सापेक्ष स्थिति को अवश्य समझ लें, उत्तर पूर्वी है। देश के सापेक्ष हमारे जो प्रदेश की स्थिति है वो क्या है? उत्तर पूर्वी है। चलिए अब मैं अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो अक्षांशीय विस्तार आपका कुछ जो ऐसे अक्षांशीय रेखाएं खींची गई हैं इस तरीके से अक्षांशीय रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। तो हमारे जो प्रदेश का उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है ये आपका है 28 डिग्री 28 ये हमारा क्या है? हमारे प्रदेश का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। यानी आप इसको अक्षांशीय विस्तार भी ना कहें तो आप इसको कह सकते हैं अक्षांशीय सीमाएं। कहां से? 28 डिग्री 43 सेकेंड नॉर्थ, ये भी नॉर्थ होगा और ये भी नॉर्थ होगा। अभी आपको ज्योग्राफी बताएगी कि नॉर्थ क्यों है। बेसिकली अगर मैं समझाऊं तो 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है इससे ऊपर
जो भी आपका आता है वो नॉर्थ से डिनोट होगा, उत्तरी गोलार्ध में आता है और उससे नीचे आपका दक्षिणी गोलार्ध में। तो अगर हम अक्षांशीय सीमाएं देखेंगे तो 28 डिग्री 43 सेकंड नॉर्थ से 31 डिग्री 27 सेकंड आपका क्या नॉर्थ तक ये जाती हैं। और ऐसे अगर मैं देशांतरीय विस्तार देखूं, कुछ ऐसे होगा, देशांतर रेखाएं ऐसे होती हैं, ये आपका ज्योग्राफी का पोर्शन है, ठीक है। देशांतर रेखाएं ऐसे आई, तो देशांतरीय विस्तार अगर मैं देखूं तो आपका 77 डिग्री 34 सेकंड से 81 डिग्री 2 सेकंड, ये आपका क्या जाता है देशांतरी, और इसको आप दिखाएंगे ईस्ट, और ये भी आपका क्या रहेगा ईस्ट। उत्तराखंड के सापेक्ष मत देखिए अभी, ये आपका 0 डिग्री देशांतर के सापेक्ष है। 0 डिग्री देशांतर के सापेक्ष हम कहां पर हैं, पूर्वी गोलार्ध में, और 0 डिग्री भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश के सापेक्ष हम कहां पर हैं, उत्तरी गोलार्ध में। ये तो पूरे भारत की स्थिति है ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो, ठीक है। इतनी चीजें आ गई समझ में। देश के सापेक्ष क्या है स्थिति, उत्तर पूर्वी है। और अगर आप देखेंगे अक्षांश 28 डिग्री 43 सेकंड नॉर्थ से 31 डिग्री 27 सेकंड नॉर्थ तक, और देशांतर 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 02 आप सेकंड तक आपका क्या है देशांतरीय आपकी सीमाएं बन जाती हैं, ठीक है। अब इसमें एक आता है अक्षांशीय विस्तार। तो अगर मैं अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो 2 डिग्री 44 सेकंड, ये आपका इस लाइन, अगर मैं यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच दूं तो ये आपका हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार। तो ये होता है, ये आपका 2 डिग्री 44 सेकंड। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 2 डिग्री 44 सेकंड। और अगर देशांतरीय विस्तार की बात करूं तो देशांतरीय विस्तार ऐसे हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये है आपका 3 डिग्री 44 सेकंड। अब रटने के साथ साथ आप जो है क्या करेंगे कि इसको जो है 28 सेकंड, देशांतरीय विस्तार आपका क्या है 3 डिग्री 28 सेकंड, और अक्षांशीय विस्तार आपका कितना है 2 डिग्री 44 सेकंड, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए ये जो फिगर है ये कैसे आपने देखना है, जब भी आपको देखेंगे कि पूछा जाए कि उत्तराखंड की अक्षांशीय सीमाएं क्या हैं, तो तब तो ये हो गया 28 डिग्री 43 सेकंड नॉर्थ से 31 डिग्री 27 सेकंड नॉर्थ, और देशांतरीय सीमा पूछेंगे तो 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 02 आपका ईस्ट हो गया। अगर आपसे पूछा जाए अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप इस विस्तार में 2 डिग्री यहाँ इससे आप इसको माइनस करेंगे तो आपका 2 डिग्री 44 सेकंड यहाँ प्राप्त हो जाएगा। और देशांतरीय विस्तार अगर आप देखेंगे तो 3 डिग्री 28 सेकंड आपको देशांतरीय विस्तार इसमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें समझिए। अच्छा चलिए, अब आयताकार है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई को भी हम देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं लंबाई की, पूरब से पश्चिम तक की दूरी, लंबाई या पूरब से पश्चिम तक की दूरी, तो ये हमारी कितनी है 358 किलोमीटर। लंबाई या पूरब से पश्चिम तक की दूरी ये कितनी है आपकी 358 किलोमीटर, ठीक है। चौड़ाई या उत्तर से दक्षिण तक की दूरी, चौड़ाई या उत्तर से दक्षिण तक की दूरी, तो ये कितनी है 320 किलोमीटर। बेसिक बातें हैं, अगेन आपने बहुत ध्यान से समझना है इन चीजों को। लंबाई कहें या आपसे कहें कि पूरब से पश्चिम तक की दूरी, तो कितनी है 358 किलोमीटर। और अगर आपसे चौड़ाई कहें या उत्तर से दक्षिण तक की दूरी, तो आपकी कितनी है 320 किलोमीटर। अच्छा, क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल हमारे प्रदेश का कितना है, फिगर्स में एग्जैक्ट याद रखना पूछा जाता है, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। तो लगभग 53,483 के काम नहीं चलेगा इतना कुछ लमसम है, क्योंकि ऑप्शन 1, 2, 4 ऐसे आ जाते हैं कभी कभार, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें, 53,483 इसका क्या है क्षेत्रफल है हमारे प्रदेश का। लंबाई कितनी है पूरब से पश्चिम तक की दूरी 358 किलोमीटर, चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 320 किलोमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल में अगर मैं नंबर देखूं, स्थापना के आधार पर नंबर कितना था 27वां, हिमालयी राज्यों में नंबर कितना था 11वां, और अगर मैं क्षेत्रफल के आधार पर नंबर देखूं तो इसका नंबर है आपका 19वां। क्षेत्रफल के आधार पर हमारे देश का कौन से नंबर का राज्य है ये 19वां। लेकिन इस फैक्ट में एक चीज आप जरूर ध्यान रखना, 19वां टोटल है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके 19वां है। अगर इसमें केवल राज्यों का क्रम, केवल राज्यों के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा तब ये हमारा क्या है 18वां है, तब हमारा क्या है 18वां। समझ रहे हैं बात को, अगर केवल राज्यों के आधार पर क्रम पूछेंगे तो 18वां, अगर टोटल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर जो है कौन से नंबर का प्रदेश है अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो कौन सा है 19वां है। लद्दाख इससे आपका क्या है ऊपर आ जाता है फिर उसमें केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ गए। अच्छा, अब हम इसकी बाउंड्रीज को देख लेते हैं कि सबसे ईस्ट में क्या, सबसे वेस्ट में क्या, ठीक है। तो इतनी चीजें आप नोट करें।
चलिए अब आगे देखते हैं कि सबसे उत्तर का जिला, सबसे उत्तर में हमारे यहाँ पर क्या है, उत्तरकाशी है। सबसे दक्षिण में हम देखेंगे उधम सिंह नगर को, दक्षिणतम जिला उधम सिंह नगर। सबसे पश्चिम में हमारी राजधानी है देहरादून, और सबसे पूर्व का जिला है आपका पिथौरागढ़। ये तो आपका जिलों के हिसाब से हो गया कि सबसे उत्तर पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम कौन कौन से जिले कौन कौन से सीमा में स्थित है। उत्तर में उत्तरकाशी, पूर्व में पिथौरागढ़, दक्षिण में उधम सिंह नगर और पश्चिम में आपका देहरादून। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो जो सबसे पूर्व में वहीं पर सूर्योदय होगा। पिथौरागढ़ में सबसे पहले क्या होता है, सूर्योदय होता है। जैसे भारत में कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश। पूरी दुनिया में कहाँ होता है, जापान में सबसे ईस्टर्न साइड में, ठीक है। ऐसे अगर उत्तराखंड को लेकर के हम देखें तो उत्तराखंड में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, पिथौरागढ़ में, और सबसे अंतिम में कहाँ होगा आपका, देहरादून में, ठीक। अच्छा, अब मैं इसके जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की बाउंड्री देख लेते हैं इसकी। देखिए यहां पर क्या है, चीन है। उत्तर में क्या है, चीन है। अगर आप ये उत्तरकाशी का अगर आप नक्शे में देखें तो चीन और हिमाचल प्रदेश, ये इतना हिस्सा ये चीन और हिमाचल प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है। अगर आप इधर की ओर आते हैं, ईस्ट की ओर, यानी आप उत्तरकाशी से पिथौरागढ़ की ओर आते हैं, तो इस सीमा में आपको पूरा आपका चाइना मिलेगा। और पिथौरागढ़ में क्या है कि चीन और नेपाल दोनों ही आपका लगा हुआ जिला है। पिथौरागढ़ का कौन सा जिला दोनों देशों से लगा हुआ है, तो पिथौरागढ़। तो यहां तक आए आप पिथौरागढ़ में, तो ये पूरा आपका चीन वाला हिस्सा है। यहाँ पे आपका कुछ हिस्से के बाद आपका जो है यहाँ से फिर नेपाल शुरू हो जाता है चंपावत तक, ठीक है। फिर जब हम उधम सिंह नगर की तरफ आते हैं तो यहां से हमारा क्या लग जाता है, यूपी। ये क्या लग जाता है, यूपी। फिर यही कंटिन्यू होता है, फिर यही आगे हिमाचल प्रदेश, फिर वही देहरादून जब आपका यहाँ आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो उत्तर में क्या है इसके, अगर देश की बात करें तो उत्तर पूर्वी वाला जो पूरा हिस्सा है, देखिए ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं उत्तर से लेकर के पूरब की तरफ आऊं तो आपका क्या है, पूरे उत्तर पूर्वी हिस्से में क्या है, चीन लगा हुआ है। फिर अगर आप पूर्व थोड़ा सा दक्षिण, ये क्या आ गया, दक्षिण पूर्व वाले हिस्से में आप देखेंगे तो नेपाल, साथ ही साथ कुछ हिस्सा इसमें यूपी का भी आ जाता है। किस हिस्से में, दक्षिण पूरब की तरफ, ठीक है। यहां पर पिथौरागढ़ है पूर्व में, जो चाइना से भी लगा है और नेपाल से भी लगा है। उसके बाद नेपाल की सीमा कंटिन्यू करती है चंपावत आगे तक, ठीक है। उधम सिंह नगर, इससे भी थोड़ा आपके उधम सिंह नगर से भी कुछ हिस्सा टच होता है। तो उसके बाद जब उधम सिंह नगर आपका आ जाता है तो उसके बाद आपका किसकी सीमा आ जाती है, आपके यहाँ से यूपी लग जाता है। और ये यूपी कंटिन्यू करता है कहाँ तक, आपका दक्षिण पश्चिमी हिस्से तक। ये कौन सा हिस्सा हो गया, दक्षिण पश्चिमी हिस्सा, ये वाला। तो यहाँ कौन सा हिस्सा कंटिन्यू करेगा, यूपी यहाँ पर कंटिन्यू करेगा। फिर आप जब इस हिस्से में आएंगे, उत्तर और पश्चिम वाले हिस्से में आएंगे, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और अगेन आपका चाइना आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर मैं देखूं कि अगर मैं उत्तर पूर्वी हिस्से में देखूं, ये वाला हिस्सा उत्तर पूर्वी हिस्सा, अगर उत्तर पूर्वी हिस्से में आप देखेंगे तो कौन है, चीन है सीमा के साथ जो लगा हुआ है। यहाँ की तरफ आप आएंगे तो दक्षिण पश्चिम की तरफ आपकी मेजॉरिटी कौन से आपके उसकी आ जाती है, दक्षिण पूर्वी हिस्से में, दक्षिण पूर्वी हिस्से में आपका नेपाल लगा हुआ है। फिर आप इधर दक्षिण में देखेंगे या दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से की तरफ चलेंगे, दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से की तरफ चलेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ यूपी मिल जाएगा। फिर आप यहाँ से जब आप उत्तर पश्चिम वाले हिस्से की तरफ चलेंगे, उत्तर पश्चिम की तरफ, तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, आपको चाइना प्लस आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, क्लियर है। तो अगर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लग रही है, चीन और नेपाल से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लग रही है उत्तराखंड की, चीन और नेपाल से। और अगर अंतर्राज्यीय सीमा हम देखें तो यूपी और हिमाचल प्रदेश से। अंतर्राज्यीय सीमा हम देखेंगे तो यूपी और हिमाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। अच्छा, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई अगर मैं ये वाला हिस्सा देखूं तो यही तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा,
ठीक है, तो इसकी लंबाई है उत्तराखंड की, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई देखें तो ये है आपका 675 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 675 किलोमीटर। यही वाला हिस्सा तो आया अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, आपको दिख रहा है मैप में, ठीक है। उसके बाद दो डिवाइड अगर हम देखें तो चीन और नेपाल, तो चीन के साथ कितनी और नेपाल के साथ कितनी? तो चीन के साथ जो सीमा लगती है ये है आपका 350 किलोमीटर। चीन के साथ कितनी लगी? 350 किलोमीटर। जो शेष आपका है 275 किलोमीटर, ये आपका 625 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 625 किलोमीटर। जो शेष आपका बचा, नेपाल के साथ कितना लगा आपका? 275 किलोमीटर। नेपाल के साथ कितना लगा? 275 किलोमीटर। तो उत्तराखंड के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? चाइना, उसके बाद नेपाल। दो ही देश हैं, चीन और नेपाल, जो इस बेल्ट को पूरा कवर किए हुए हैं। यहाँ से फिर यूपी और यहाँ फिर आपका हिमाचल प्रदेश। तो इसकी एक भौगोलिक संरचना थी। भौगोलिक संरचना में हमने क्षेत्रफल देख लिया, अक्षांशीय सीमाएं देख ली, अक्षांशीय विस्तार देख लिया, देशांतरीय सीमाएं देख ली, देशांतरीय विस्तार हमने देख लिया। और उत्तराखंड चारों तरफ से, उत्तराखंड के सबसे, अगर आप दक्षिणतम जिले और उत्तरतम जिले देखें, उत्तर में उत्तरकाशी, दक्षिण में आपका उधम सिंह नगर, पूर्व में पिथौरागढ़ और पश्चिम में आपका देहरादून, ये भी हमने देख लिया, ठीक है सबसे। उसके बाद हमने सीमा में देखा तो चीन और नेपाल इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे, कौन सी कितने किलोमीटर है ये भी मैंने आपको बता दिया। चीन 350 किलोमीटर और नेपाल 275 किलोमीटर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अब जिलों की बात करूं तो उत्तराखंड के, इतनी चीजें आप बखूबी समझ गए। अगला हम देखें, अगर हम थोड़ा सा जिलों की बात करें, देखिए जब आपकी पूरी जिला सीरीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही आपको मैं मैप की तरफ ले चलूंगा। एक एक जिले को मैप से मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कंजस्टेड मैं नहीं करना चाहता हूं आपके टॉपिक को। आप हर एक जिले को मैप से देख रहे हैं, वो कर रहे, थोड़ा सा आपका जो है कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसलिए मैं सीधे जब आपके 13 के 13 जिले हो जाएंगे उसके बाद हम उनको मैप में शो करेंगे एक के बाद एक, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूँ, कितने जिले हैं? 13 जिले हैं, ये तो सभी को पता है। 13 जिलों में आपका 2 मंडल हैं, एक है आपका गढ़वाल मंडल और एक है आपका कुमाऊं मंडल। पहले कौन सा स्थापित हुआ? तो पहले आपका कुमाऊं मंडल स्थापित हुआ था सन 1854 में। गढ़वाल मंडल आपका नया है, 1969 में ये स्थापित हुआ था, ठीक है। जिलों का डिवीजन देखें तो गढ़वाल मंडल के पास 7 जिले हैं, कुमाऊं मंडल के पास 6 जिले हैं, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट जो सीरीज में हम जिला सीरीज जब मैं स्टार्ट करेंगे, जिलेवार अध्ययन जब प्रारंभ करेंगे, तो पहले गढ़वाल मंडल के जिले देखेंगे, उसके बाद कुमाऊं मंडल के जिले, और उससे पहले जिलेवार सीरीज में जाने से पहले अगले लेक्चर में पहले हम सारे जिलों का स्थापना का क्रम उसको जरूर देख लेंगे। सारे जिलों की स्थापना आपको क्लियर होनी चाहिए, कौन से ईयर में कौन सा। देन उसके बाद हम सबसे पहले गढ़वाल मंडल के जिलों का अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात हम कुमाऊं मंडल के जिलों का अध्ययन करेंगे। आज मैं आपको यहीं पर छोड़ रहा हूँ इतनी जानकारी के साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर इसका अध्ययन करेंगे, और जिन्होंने पहले से अध्ययन किया हुआ उनका मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास से रिवीजन जरूर हुआ होगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।